हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MR क्लासेस स्टडी। तो मेरा नाम है रोहित गुप्ता और हमारा सब्जेक्ट चल रहा था जीएस में इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, जिसका आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और इंडियन ज्योग्राफी में भी हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो सबसे पहले हम पश्चिम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पड़ोसी देश आएगा पाकिस्तान। तो आज पाकिस्तान पर बात करते हैं। तो पाकिस्तान में हम बात करेंगे ये कब स्थापित हुआ, इंडिया के साथ क्या विवाद चल रहा है इसका, इन दोनों देशों के बीच में कौन सी लाइन जाती है, कितनी दूरी शेयर होती है, इन सब पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में। तो बात की जाए कि पाकिस्तान कब स्थापित हुआ था, तो हमें पता है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान भारत के किन किन राज्यों से टच होता है। तो मैं मैप में बता देता हूँ आपको। तो ये है पूरे इंडिया का मैप। पाकिस्तान यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, ये हो जाएगा पाकिस्तान। मैं रेड पेन से बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा पाकिस्तान। अब ठीक है, ये इंडिया का कौन सा राज्य हो गया, ये हो गया गुजरात, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया पंजाब और ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान भारत के किन किन राज्यों से टच हो रहा है। तो आप कहोगे गुजरात से हो रहा है, राजस्थान से भी हो रहा है, पंजाब से भी हो रहा है और जम्मू एंड कश्मीर से भी हो रहा है। तो पाकिस्तान भारत के 4 राज्यों से टच होता है, गुजरात से। तो 4 राज्यों से टच हो रहा है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बताइए पाकिस्तान भारत के किस राज्य से सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है, सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है। तो आप देख रहे हो राजस्थान के साथ तो सिर्फ इतनी लग रही है, और गुजरात के साथ तो इतनी लग रही है, और राजस्थान के साथ ये लग रही है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद पंजाब के साथ ये लग रही है और जम्मू कश्मीर के साथ ये लग रही है। तो हम देख रहे हैं राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा पाकिस्तान की लग रही है। तो सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लग रही है, राजस्थान के साथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान इंडिया से कितनी सीमा शेयर करता है। तो कितनी सीमा शेयर करता है, मैं इस वाले पेन से बता देता हूँ। तो ये करता है 3323 किलोमीटर की दूरी शेयर करता है पाकिस्तान इंडिया के साथ। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, वो है 3323 किलोमीटर। चौथा पॉइंट आता है कि बताइए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा आती है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच से मतलब है ये वाली जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है। तो इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। चलिए मैं एक नए मैप पर आपको समझा देता हूँ। तो पाकिस्तान तो मान लीजिए यहाँ से ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया पाकिस्तान। अब हुआ क्या, 1947 में पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया, और अटैक करने के बाद उन्होंने कुछ इंडिया का कुछ पार्ट ले लिया। वो भी कुछ पार्ट जो लिया वो जम्मू कश्मीर राज्य से लिया, और वो इतना पार्ट कुछ ले लिया। ठीक है, ये ऊपर का सारा पार्ट, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, जिसको आज हम बोलते हैं पीओके। ये क्या है, पीओके है ये। पीओके क्या होता है, तो अगर बात की जाए पीओके की फुल फॉर्म की, तो इसको बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का कुछ पार्ट अपने अधिकार में ले लेना, उसको पीओके बोलते हैं। तो ये पार्ट क्या है, पीओके है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, ये जो पोक है, पीओके, ये जम्मू कश्मीर का कौन सा भाग है। तो जम्मू कश्मीर का ये कौन सा पार्ट है या कौन सा भाग है, तो ये पश्चिमी भाग है। जम्मू कश्मीर राज्य का पश्चिमी भाग है, ये पश्चिम की तरफ है ना पीओके। तो हम जम्मू कश्मीर
का पश्चिमी भाग पीओके को बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये तो पीओके हो गया, ठीक है, ये ऊपर वाला। पीओके और कश्मीर के बीच में कौन सी लाइन जाती है? ये वाली जो लाइन है ये कौन सी लाइन है? तो इसको बोलते हैं हम एलओसी। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं एलओसी, जिस पर एक मूवी भी बनी हुई है। और एलओसी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो क्या होती है? तो एलओसी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं नियंत्रण रेखा। ठीक है, जो किस किस के बीच होती है? तो आप कहोगे जम्मू एंड कश्मीर और बिटवीन होती है पीओके। ठीक है, अब बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? तो मैं रेड पेन से बता देता हूँ। ये सियाचिन, रेड से नहीं, मैं इसको इससे बता देता हूँ। तो सियाचिन ग्लेशियर ये है, ये पार्ट, ये सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन सियाचिन ग्लेशियर से ये बनता है कि सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में है? तो हमारा आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर क्या है? सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, हाईएस्ट बैटल लैंड है ये। ठीक है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, दूसरा यह सबसे लंबा ग्लेशियर भी है। सबसे लंबा क्या है? सबसे लंबा ग्लेशियर है ये विश्व में, जिसकी लेंथ क्या है? 72 किलोमीटर। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आता है कि बताइए एलओसी और जो इंद्राकोल है, इंद्राकोल क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंद्राकोल। इंद्राकोल ग्लेशियर बोल सकते हैं हम इसको। इंद्राकोल ग्लेशियर को टच करने वाली लाइन का क्या नाम है? टच करने वाली रेखा का क्या नाम है? तो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि बताइए एलओसी और इंद्राकोल ग्लेशियर को टच करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो शॉर्ट में बोलते हैं उसको AGPL। ठीक है, अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो फुल फॉर्म में एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ठीक है, अब सियाचिन ग्लेशियर से जो अगला पॉइंट याद रखना है वो ये रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नुब्रा नदी। ठीक है, इससे अगला पॉइंट। अब सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटिव मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया ये सियाचिन ग्लेशियर है, तो चलिए मैं इसको यहाँ पर बना के बता देता हूँ कि चलिए मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार से ये सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है रेंज, कौन सी? साल्टोरो रेंज को हिंदी में बोलते हैं श्रेणी। तो सियाचिन ग्लेशियर में ये बीच में क्या है? साल्टोरो रेंज है, जिसमें इधर के पार्ट की बात करें लेफ़्ट वाले पे तो ये तो है पाकिस्तान के पास और ये है इंडिया के पास। साल्टोरो श्रेणी का जो लेफ़्ट पार्ट है वो तो है पाकिस्तान के पास और राइट पार्ट है इंडिया के पास। अब होता क्या था? होता ये था, पाकिस्तान ने जापान के जो पर्वतरोहियाँ होते हैं, जिनको हम क्लाइंबर बोल सकते हैं या माउंटेनियर बोल सकते हैं, तो जो जापान के पर्वतरोहियाँ थे वो इंडिया जाने की परमिशन दे दी पाकिस्तान ने। मतलब पाकिस्तान पैसा लेता था उनसे और यहाँ घूमने की बजाय वो यहाँ पर भी परमिशन दे देता था कि इंडिया में भी चले जाइए। लेकिन इसका विरोध किया भारत ने कि भाई पैसा आप लेते हो और इंडिया में भेजते हो। तो हुआ क्या, इंडिया ने 1984 में एक मिशन चलाया जिसका नाम था मेघदूत मिशन। 1984 में क्या चलाया इंडिया ने? मेघदूत मिशन या ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्यों चलाया? इन्होंने क्या किया, जो जापान के पर्वतरोहिया थे इधर जो आए थे, इन्होंने इनको वापस पाकिस्तान भेज दिया। तो कभी कभी हमसे ये भी पूछ लेता है कि बताइए सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित कौन सा मिशन भारत द्वारा चलाया गया था? तो उसका क्या नाम है? मेघदूत मिशन।
सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित भारत द्वारा चलाया गया मिशन क्या है? मेघदूत मिशन। अब बात करते हैं भारत का दूसरा पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान कहाँ पर है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो ये जो जितना भी पार्ट है यहाँ से ये समथिंग ये यहाँ तक है सब अफ़गानिस्तान, ठीक है। और ये क्या है? ये है पाकिस्तान। समझ में आ रहा है? तो भारत से अफ़गानिस्तान की सीमा बस इतनी ही लग रही है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है? जिसकी लेंथ है 106 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा टच होती है, कितनी बाउंड्री वो शेयर करते हैं? तो 106 किलोमीटर की बाउंड्री वो शेयर करते हैं। दूसरी चीज़, कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताइए अफ़गानिस्तान जब इंडिया से जो टच करता है वो इंडिया का कौन सा राज्य टच होता है? तो कौन सा राज्य टच होता है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इससे ये पूछ लेता है कि बताइए अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन जाती है? अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन जाती है? तो कौन सी जाती है? आपने नाम सुना होगा, डुरंड लाइन या रेखा, डुरंड रेखा, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी रेखा थी? रेड क्लिफ रेखा। और अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। अब बात करते हैं चीन पर। तो ये जो इधर का पार्ट है ये सब चीन है, ठीक है, ये सब क्या है? चीन। तो हुआ ये कि पहले यहाँ पर तिब्बत था, एक देश तिब्बत था, और ये क्या है? तो ये तो नेपाल है। तो होता ये था, नेपाल जब चाहता था ना तिब्बत को पीट देता था, मतलब इस पे अपनी तानाशाही दिखाता था तिब्बत पर, क्योंकि तिब्बत छोटा सा देश था, कमज़ोर देश था, ऐसे मान लीजिए। तब तिब्बत ने क्या किया? परेशान होकर चीन से मांगी हेल्प कि भाई हमारी मदद कर दो, हमारे साथ नेपाल बहुत अन्याय कर रहा है, शोषण कर रहा है हमारा। तो चीन ने ऐसी हेल्प की इनकी कि तिब्बत को अपने अधिकार में कर लिया इन्होंने, समझे? ये 1906 की बात है। और उस समय क्या था, चीन का जो शासक था ना, चीन का जो शासक था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चीन का जो शासक था उसका नाम था मांझू। क्या नाम था? मांझू। तो मांझू ने क्या किया? 1906 से लेके 1906 में तो तिब्बत पर अधिकार किया और 1912 तक अधिकार किया, लेकिन 1912 में मांझू की मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हो गई तो तिब्बत ने सोचा कि हम अपने देश को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, इससे बढ़िया टाइम नहीं है कुछ भी। तो तिब्बत ने क्या किया? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब जब स्वतंत्र घोषित कर दिया तो तिब्बत में और चीन में कुछ विवाद हुआ, मनमुटाव हुआ। तो एक अंग्रेज़ अधिकारी था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था मैकमोहन। अधिकारी था जिसका नाम क्या था? सॉरी, स्पेस ख़त्म होने की वजह से ना वीडियो रुक गई थी। चलिए मैं यहाँ से दोबारा समझा देता हूँ। मैंने ये सारा समझा दिया लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैं यहाँ से बता देता हूँ जहाँ से वीडियो कट हुई थी। तो एक अंग्रेज़ अधिकारी था जिसका नाम क्या था? मैकमोहन नाम था। तो इसने क्या किया? इसने शिमला के अंदर एक समझौता किया जिसको 1914 का शिमला समझौता बोलते हैं, ठीक है। और ये समझौता जो हुआ ये 3 देशों के बीच में हुआ, इंडिया, तिब्बत और चाइना। इन 3 देशों के बीच में इस अंग्रेज़ अधिकारी मैकमोहन ने समझौता किया, ठीक है। तो इसने क्या किया? तिब्बत को 2 भागों में बांटा, 1/2 प्लस 1/2। तो 2 भागों में बांटने के बाद आधा भाग तो इसने चीन को दे दिया और कह दिया कि भाई तेरा काम खत्म, तो निकल अब यहाँ से। उसके बाद इसने क्या किया? भारत और जो तिब्बत का आधा भाग रह गया था वो इसने कहा कि भाई आप दोनों के बीच में तो मैं एक अपनी नाम की रेखा रखूँगा। जब मैंने इतनी मेहनत की है, आपका बंटवारा किया है, आपकी लड़ाई को फिनिश किया है, तो मैं तो आप दोनों देशों के बीच में अपनी रेखा को रखूँगा। मतलब जो लाइन होगी आप दोनों देशों के बीच में वो मेरे नाम से होगी, मतलब मैं उसको बोलूँगा मैकमोहन रेखा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैकमोहन रेखा रख दीजिए। तो इंडिया और तिब्बत के बीच में जो रेखा होती है वो कौन सी होती है? मैकमोहन रेखा होती है। अब हुआ ये कि 1959 में चीन ने तिब्बत पर फिर से दोबारा हमला कर दिया। भाई एक बार तो हमला 1906 में किया ही था, 6 साल तक उसको कब्जा करके रखा था, लेकिन 1959 में दूसरी बार चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया और तिब्बत को चीन में मिला दिया। अब जब तिब्बत को चीन में मिला दिया तो अब जो मैकमोहन रेखा है वो किस किस के बीच आ गई? तो वो आ गई इंडिया और चीन के बीच आ गई ये रेखा। तो ये जब तिब्बत वाला पार्ट सारा चीन में चला गया
तो ये वाली जो रेखा थी वो इंडिया और चीन के बीच में आ गई। तो हम कह सकते हैं भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है उसका क्या नाम है, मैकमोहन रेखा। लेकिन चीन आज भी भारत और अपने देश के बीच में मैकमोहन रेखा नहीं मानता, क्योंकि वो तो ये कहता है कि प्रूफ दिखाओ मुझे, मेरा कहीं सिग्नेचर हो तो दिखाओ कि मैकमोहन रेखा मैं कैसे मान लूँ भारत और चीन के बीच में। तो चीन भी आज ये कहता है, क्योंकि सिग्नेचर तो तिब्बत के और इंडिया के हुए थे हैं, तो चीन का हक भी होता है ये कहने का। और पता है भारत का जो ये प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला, ये अरुणाचल प्रदेश, चीन इसको अपना बताता है। और चीन ने इनके लिए एक फैसिलिटी दी है, जो अरुणाचल प्रदेश में जो लोग हैं ना उनके लिए ये फैसिलिटी दी है कि इंडिया का किसी भी स्टेट का अगर चीन में जाता है तो उसको वीज़ा बनवाना ही पड़ेगा। लेकिन चीन कहता है कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं तो आप डायरेक्ट आ सकते हो बिना वीज़ा के चीन में। मतलब ये अपनी सहानुभूति इन लोगों को दिखाता है, इस वाले प्रदेश की। और वो ये चाहता है कि यहाँ के लोग भारत सरकार का विरोध करें, विद्रोह करें, ताकि ये हमारा थोड़ा सा सपोर्ट करें और हम अटैक करके अरुणाचल प्रदेश को अपने कब्जे में ले लें। तो इसलिए उसने, चीन ने कुछ इस टाइप की फैसिलिटी आंध्र प्रदेश के लोगों को दे रखी है। अब हुआ क्या था, दूसरी बार तो चीन ने हमला किया ही था तिब्बत पर 1959 में। तो वहाँ के जो धर्मगुरु थे दलाई लामा, वो इंडिया भाग कर आ गए थे। तो जब वो इंडिया भाग कर आ गए थे तो चीन इस पर गुस्सा कर रहा था इंडिया पर, कि चीन कह रहा था कि हमारे दुश्मन को इंडिया ने शरण दी है। तो चीन ने क्या किया, भारत को सबक सिखाने के लिए 1962 में भारत पर 2 जगह से हमला किया। कहाँ से? तो 2 जगह से हमला किया। एक तो अरुणाचल प्रदेश से हमला किया और दूसरा जम्मू कश्मीर में हमला किया चीन ने 1962 में। समझ रहे हो इतनी बात? तो चीन ने क्या किया, जो जम्मू कश्मीर का एक पार्ट था उसको, उस पर कब्जा कर लिया। मतलब यहाँ से यहाँ तक के पार्ट पर उसने ये कब्जा कर लिया, ये वाले पार्ट पर। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अक्साई चीन। चीन ने इसका क्या नाम रखा, अक्साई चीन या अक्साई चाइना, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट पर अधिकार किया चीन ने, जिसका नाम क्या रखा, अक्साई चीन या अक्साई चाइना। अब क्वेश्चन कभी कभी ये आ जाता है कि जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन ये हो गया और जम्मू कश्मीर ये हो गया, इनके बीच में जो रेखा है उसका क्या नाम है। तो अक्साई यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो उस रेखा का नाम है LAC। किसके बीच, जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन अक्साई चीन के बीच में जो रेखा है उसका क्या नाम है, LAC। जिसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। समझ रहे हो? इस रेखा को क्या बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं LAC या वास्तविक नियंत्रण रेखा। अगला पॉइंट आता है कि बताइए चीन भारत के किस किस राज्य से टच होता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये क्या है, ये है जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या है, ये है हिमाचल प्रदेश। ये क्या है, ये है उत्तराखंड। उसके बाद ये तो टच नहीं हो रहा, ठीक है। यूपी बिहार तो टच ही नहीं होगा क्योंकि नेपाल बीच में आ गया। अब ये देश क्या है, ये है सिक्किम। ये क्या है, ये है सिक्किम, समझ रहे हो। और उसके बाद ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो हम कह सकते हैं कि चीन भारत के किन किन राज्यों से टच हो रहा है। तो एक तो हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर से, एक हो रहा है हिमाचल प्रदेश से, एक हो रहा है उत्तराखंड से, और उसके बाद हो रहा है सिक्किम से, और उसके बाद हो रहा है अरुणाचल प्रदेश से। तो 5 राज्यों से चीन भारत के 5 राज्यों से टच हो रहा है, ठीक है। उसके बाद चीन से अगला क्वेश्चन ये बनता है कि चीन भारत की कितनी बाउंड्री शेयर करता है, कितनी सीमा को शेयर करता है। तो आंसर आ जाएगा 3488 किलोमीटर की दूरी शेयर करता है, ठीक है। अच्छा, अक्साई चीन क्या बताया मैंने, तो अक्साई चीन द्वारा अधिकृत जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि बताइए वास्तविक रूप से मैकमोहन रेखा जो खींची गई थी वो किन 2 देशों के बीच खींची गई थी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इंडिया और तिब्बत के बीच। लेकिन मैकमोहन रेखा अब किन 2 देशों के बीच में है, तो इंडिया और चीन के बीच, ठीक है। उसके बाद 2 चीज़ों पर और डिस्कस कर लेते हैं।
फिर जो पड़ोसी देश और रह गए जैसे नेपाल, भूटान वगैरह रह गए, उन पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पर दो चीज़ें और मैं बता देता हूँ। एक चीज़ होती है बफर स्टेट, बफर स्टेट जिसको हम हिंदी में भी क्या बोलते हैं, बफर स्टेट। ये क्या होते हैं जी? तो ये बफर स्टेट क्या होते हैं? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दो दुश्मन देशों के बीच में जो स्थित देश होता है ना, उसको बफर स्टेट बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए मैं, दो दुश्मन देशों के बीच स्थित देश जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बफर स्टेट। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये तो हो गया चीन, ठीक है, और ये हो गया भारत। अब हमें पता है चीन और भारत पहले से ही दुश्मन रहे हैं, तो ये कौन से देश हो गए? ये चीन और भारत हो गए दुश्मन देश। लेकिन बीच में कौन सा देश आ गया? नेपाल। तो हम बोल सकते हैं कि नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो दो दुश्मन देशों के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर बफर स्टेट के एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? नेपाल। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर क्या है? भूटान। तो इसी प्रकार चीन और भारत के बीच में क्या आ रहा है? भूटान। तो इसका एग्जाम्पल दूसरा क्या हो जाएगा? भूटान आ जाएगा। तो बफर स्टेट की डेफिनेशन आप समझ गए। उसके बाद एक चीज़ होती है लैंड लॉक कंट्री, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं स्थल रुद्र देश, ठीक है। ये क्या होते हैं? तो चलिए इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ऐसा देश जिसके चारों ओर स्थल हो, मतलब चारों ओर स्थल से घिरा देश क्या होगा? लैंड लॉक कंट्री होगी, मतलब स्थल रुद्ध देश होगा। जैसे मैं मैप नहीं बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ नेपाल की, तो नेपाल के चारों तरफ क्या है? स्थल है, इधर भी और इधर भी। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नेपाल। उसी प्रकार भूटान के इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है और इधर भी स्थल है। तो इसका एग्जाम्पल भी क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा और नेपाल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो इतनी ही रहने देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेपाल के बारे में पढ़ेंगे, भूटान के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी पड़ोसी देश होंगे भारत के, उन सब देशों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और वीडियो को अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो कमेंट्स भी करके बता दीजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो एक्चुअल में देख कौन रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।